23 जनवरी 1959 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर अपना ट्रेन का सफर शुरू करते हैं स्वर्डलोस्क सोवियत यूनियन से। वो सब हंसते खेलते और एंजॉय करते हुए अपना सफर गुजार रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि उनका नाम लिखा जाएगा दुनिया के सबसे मिस्टीरियस केसेस में। उनकी डेस्टिनेशन थी रिमोट यूरल माउंटेन्स और उनका गोल था एक चैलेंजिंग विंटर एक्सपेडिशन माउंट अटोर्टन तक। लेकिन जो उन्होंने वहां पर पाया वही इस कहानी का सबसे डार्क पार्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी सिचुएशन की जिसने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को -30 सेंटीग्रेड में बाहर हाफ नेकेड भागने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी इंजरीज की जिन्हें इन्वेस्टिगेशन में एक कार क्रैश से कंपेयर किया गया। और मैं बात कर रहा हूँ ऐसे एविडेंस की जो आज भी 65 साल बाद एक ही सवाल पूछता है, व्हाट द हेल हैपेंड एट डिएटलोव पास। सबसे पहले इस ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इस ग्रुप में टोटल 10 लोग थे, 8 मेल और 2 फीमेल। और ये लोग कोई एमेच्योर वीकेंड वॉरियर्स नहीं थे, बल्कि ये सब लोग एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। ये सब लोग यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे और सब के सब फ्रेश ग्रेजुएट्स थे। इन सब को कैंपिंग और हाइकिंग के बारे में एक्सपीरियंस था और ये अपना सर्वाइवल करना जानते थे। इस ग्रुप को लीड कर रहा था 23 साल का इगोर डिएटलोव, जिसके पास इन सब लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। 28 जनवरी को ये जैसे ही घने जंगलों में जाने लगे थे, एक हाइकर इनसे अलग हो गया। उसका नाम था यूरी यूडिन। जॉइंट पेन और हेल्थ इश्यूज की वजह से उसे इनसे अलग होकर वापस जाना पड़ा। उसने अपने दोस्तों को गुड बाय कहा, उनकी कुछ तस्वीरें ली और वापस चला गया। और ये इंसान बना इस पूरे इंसिडेंट का लोन सर्वाइवर। बाकी बचे 9 हाइकर्स ने अपना सफर शुरू किया। कंडीशंस बहुत ब्रूटल थीं। -25 से -30 सेंटीग्रेड की ठंड, हवा इतनी तेज जो इंसान को गिरा दे, और बर्फ इतनी गहरी कि चलना मुश्किल हो गया था। 1 फरवरी को उन्होंने एक माउंटेन की ईस्टर्न स्लोप पर अपना कैंप सेट किया और उस माउंटेन का नाम था डेड माउंटेन। डिएटलोव ने अपनी डायरी पे लिखा, हमने टेंट के लिए स्नो प्लेटफॉर्म कट कर लिया है। वेदर खराब हो रहा है लेकिन हमारे स्पिरिट्स हाई हैं। ये उनकी डायरी की लास्ट एंट्री थी। ग्रुप के सभी लोगों ने 12 फरवरी तक अपनी फैमिली को टेलीग्राम के थ्रू मैसेज भेजना था। सब लोगों को लगा कि विंटर एक्सपीडिशन है, 1-2 दिन का डिले नॉर्मल है। लेकिन 20 फरवरी तक फैमिलीज डेस्परेट हो गईं। सर्च पार्टीज बनाई गईं और 9 दिन सर्च करने के बाद उन्होंने जो चीज डिस्कवर की वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सोचो तुम उस सर्च टीम का हिस्सा हो और तुम काफी दिनों से उन लोगों को ढूंढ रहे हो और फाइनली स्नो में तुम्हें एक डार्क ऑब्जेक्ट नजर आता है और वही था उन लोगों का टेंट जहां वो रुके थे। उन्होंने जब जाकर उस टेंट को पास से देखा तो वो टेंट अजीब तरीके से फटा हुआ था। पहले ऐसा लगा कि उस टेंट को बाहर से किसी ने फाड़ा है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इस टेंट को अंदर से किसी ने चाकू से काटा है, क्योंकि इसके धागे बाहर की तरफ निकले थे और इसके साथ साथ उन सब लोगों के गर्म कपड़े और जूते अंदर ही थे। यानी जब वो भागे थे या तो वो नंगे पांव थे या उन्होंने सॉक्स पहनी हुई थी। उन लोगों ने उस टेंट से निकलते हुए फुटप्रिंट्स का पीछा किया, लेकिन 500 मीटर के बाद वो फुटप्रिंट्स वहां से गायब हो गए थे। शायद स्नो की वजह से वो सारे फुटप्रिंट्स कवर हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम जब उन्हीं फुटप्रिंट्स की डायरेक्शन में जाने लगी तो 1 मील बाद उन्हें 2 लोगों की बॉडीज मिली। ये डेड बॉडीज थी यूरी क्रिवोनिशेंको, यूरी डोरोशेंको की। और जब ये लोग मिले, इन लोगों की कंडीशन काफी अजीब थी। ये लोग बेयर फुटेड थे और इन लोगों ने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। इन दोनों के हाथ जले हुए थे और पास ही एक आग भी लगी हुई थी और पास के एक सेडार ट्री की 5 मीटर तक ब्रांचेस टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों ने दरख्त चढ़ने की कोशिश की हो। अगले कुछ दिनों में 3 और डेड बॉडीज मिली टेंट और सेडार के बीच में। पहली डेड बॉडी मिली ग्रुप लीडर इगोर डिएटलोव की, फिर जीना कोल्मोगोरवा और तीसरी डेड बॉडी थी रस्टम स्लोबोडिन की। तीनों की बॉडीज उस पहाड़ की स्लोप पर मिली थी। ऐसा लग रहा था कि वो वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब की मौत हाइपोथर्मिया की वजह से हुई थी। अभी भी 4 डॉग मिसिंग थे। उन सब की बॉडीज 3 महीने बाद एक रेवन में मिली। उनकी बॉडीज सेडार ट्री से 75 मीटर दूर और 4 मीटर स्नो के नीचे थी। और इन लोगों की बॉडीज की सूरत हाल देखकर ये केस और भी मिस्टीरियस और भी डिस्टर्बिंग बन गया। इन चारों में से 3 लोगों का हाल बहुत बुरा था। एक का स्कल फ्रैक्चर हो चुका था और 2 लोगों की चेस्ट क्रश हो गई थी। उनकी रिब्स भी टूटी हुई थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी बॉडी का ऐसा हाल है जैसे किसी कार ने इन्हें हिट किया हो। और तो और इनमें से एक लड़के की आंखें गायब थी और एक लड़की की जबान गायब थी और इनमें से 2 लोगों की शर्ट पर रेडियो एक्टिव मटीरियल पाया गया। पहले इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे एक मर्डर केस की तरह लिया, लेकिन बाद में इसे कंपेलिंग नेचुरल फोर्स कहकर केस को क्लोज कर दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसी कौन सी नेचुरल फोर्स है जिसने इन सब का ये हाल कर दिया। इस बात को 65 साल गुजर गए हैं और इस चीज का कोई भी ठोस जवाब किसी के पास नहीं है।
लेकिन काफी ज्यादा थ्योरीज हैं। तो चलिए उन्हीं में से कुछ थ्योरीज पर नजर डालते हैं। सबसे पहली थ्योरी है एवलांच। लोगों का कहना है कि वहां एवलांच आ गया होगा, जिसकी वजह से वो लोग टेंट फाड़ कर बाहर भाग गए और वहां से भागने के बाद कुछ लोग हाइपोथर्मिया का शिकार बन गए और कुछ लोग एवलांच के नीचे आ गए। अब ये बात थोड़ी बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि जिस पहाड़ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था उसकी स्लोप इतनी स्टीप नहीं कि वहां एवलांच आ सके, और अगर एवलांच आता तो वो टेंट को अपने नीचे दफन कर देता, लेकिन टेंट के ऊपर बर्फ की परत बहुत ही पतली थी। इसके बाद दूसरी थ्योरी है मिलिट्री टेस्टिंग। ये 1959 का टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रही थी और इस वक्त सोवियत यूनियन अपने वेपन्स को टेस्ट कर रही थी। काफी लोगों का मानना है कि ये लोग सोवियत यूनियन के हाथ आ गए, क्योंकि जो 4 लोग लास्ट पर मिले थे इनमें से 2 लोगों की शर्ट पर रेडियो एक्टिव मटीरियल पाया गया, लेकिन इस सब का भी कोई ठोस सबूत नहीं है। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी की, एलियंस और येटी। उन सब हाइकर्स के पास एक कैमरा था जिसमें खींची गई उनकी आखिरी तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है। इसमें देखा जा सकता है कि कोई लाइट है जो ब्लडी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये लैंप की लाइट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी और चीज की लाइट होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई यूएफओ था जिसकी फोटो उन लोगों ने अपने मरने से पहले खींची थी। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें येटी ने मारा था। येटी कोई असली जानवर नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब येटी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या ये सच है या नहीं, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि कुछ लोगों को लगता था कि ये एलियंस का काम है या येटी का काम है, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस सी बात है। अब इन सब थ्योरीज की बात करने के बाद अभी भी हमें कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला या कोई जवाब नहीं मिला कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था। इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक थ्योरी जो मुझे मिली है और जो मुझे सच लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि वो अपने टेंट को छोड़कर क्यों भागे। पिक्चर्स के अंदर देखा जा सकता है कि उनके टेंट के अंदर से एक एग्जॉस्ट पाइप बाहर निकल रहा था, जिसका मतलब है कि उनके टेंट के अंदर एक स्टोव या स्टीमर था। अब इस थ्योरी के मुताबिक उन लोगों ने स्टीमर को या स्टोव को बंद कर दिया होगा, लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी लगने की वजह से आग लग गई और जब वो लोग सो रहे थे तो उनके टेंट के अंदर धुआं जमा हो गया और जैसे ही वो लोग उठे वो पैनिक करके उस टेंट की जिप खोलने की बजाय उसे चाकू से काट कर बाहर चले गए और टेंट के अंदर आग लग गई। ये बात सच हो सकती है क्योंकि जो 2 लोग दरख्त के करीब मिले थे उनके हाथ जले हुए थे और बाकी लोगों की बॉडीज पर भी जलने के निशान हैं। फिर वो लोग टेंट से निकलने के बाद जंगल की तरफ जाने लगे और वहां 2 लोग दरख्त के पास बैठकर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे और बाकी 4 लोग लकड़ियां ढूंढने गए और 3 लोग वापस कैंप से कुछ सामान ढूंढने गए। जो लोग सामान ढूंढने गए वो रास्ते में ही हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए और जो लोग लकड़ियां ढूंढने गए थे वहां एक एवलांच आया और वो सब उसके नीचे दबकर मर गए, जिसकी वजह से उनके स्कल और चेस्ट पर बहुत ज्यादा इंजरीज हुई, उनकी रिब्स टूट गई और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। और थ्योरी के मुताबिक जिन लोगों की आंखें और जबान गायब थी वो किसी जंगली जानवर ने खा ली होंगी और जो 2 लोग बाकी बच गए थे वो लोग भी उनका इंतजार करते करते हाइपोथर्मिया की वजह से मर गए। अब बात करते हैं कि कैसे 2 लोगों की शर्ट पर रेडियो एक्टिव मटीरियल मिला था, और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वो दोनों लोग एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते थे, जिसकी वजह से उनके कपड़ों में रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद था। ये थ्योरी इस इंसिडेंट के हर एक एस्पेक्ट का जवाब देती है और यही मुझे सबसे लेजिट थ्योरी लगती है। और ये थी कहानी डिएटलोव पास की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे 9 हाइकर्स एक जगह पर गए और कभी वापस नहीं आए और उनके साथ वहां क्या हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने बनाई यूनिट 731 पर, जिसमें मैंने बताया है कि जापान में पहले कैसे लोगों को लैब रैट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था, कैसे उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जैसे अपने वेपन्स टेस्ट करना, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को निकाल देना। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स किसी इलाज को ढूंढने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि ये पता करने के लिए थे कि किस तरीके से इंसान कितनी जल्दी और किस तरह मरता है। अगर आप यूनिट 731 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना।